एक वो मुद्रा था जिस घोटाले में 22 साल के लिए मंत्री को जेल जाना पड़ा। वो नेहरू का मुद्रा था। एक ये मुद्रा पोर्ट है जहां हजारों करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन उस कंपनी पे कोई केस नहीं होता है। वो महुआ मोइत्रा हो, रवि नायर हो या और एक सहयोगी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इन लोगों ने पहले ही बता दिया कि भारत में क्या घालमेल हुआ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। हिंडनबर्ग बताती है कि भारत में घालमेल हुआ है और वो आसमान में उड़ने वाला व्यवसायी पाताल में चला जाता है। बोफोर्स घोटाला, जब ये घोटाला हुआ तो इसकी भनक स्वीडन रेडियो ने दिया, उसको सभी मान लेते हैं। लेकिन अडानी के घपले का खुलासा हिंडनबर्ग करती है तो वो नहीं मानने को तैयार है। वो कहता है कि देश पर हमला, अडानी पे हमला, देश पर हमला। बोफोर्स के बाद 2G, 3G, कोयला, इंस्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, पवन बंसल हो या फिर अशोक चमन हो, सुरेश कलमारी हो, ए राजा हो। ए राजा उस पार्टी से आते थे जो सरकार के समर्थन में थी, फिर भी उनको हाथ धोना पड़ता है पद से। मौजूदा सरकार जो जितना घोटाला करती है उसे उतना संस्कारी बताता है, जो बलात्कारी हो उसे भी संस्कारी बताता है। जो दूसरे पार्टी में अगर घोटाला कर दिए और बचने के कोई चांस नहीं है तो वही बीजेपी में आ जाती है और निरमा वॉशिंग पाउडर से उसे धो दिया जाता है। नारायण राणे हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, येदियुरप्पा हो, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके दाग अच्छे से धुले गए। वो एक विज्ञापन आती है कि ये दाग अच्छे हैं। जो पार्टी में आ जाता है वो दाग अच्छे हैं और अच्छी तरह से उन दागों को धोया जाता है। चाहे दुष्यंत चौटाला अपनी जान बचाने के लिए इस पार्टी को समर्थन कर देते हैं, या संगमा साहब जो पहले भ्रष्ट थे लेकिन चुनाव में उनको जीत मिला और उनसे अलग लड़ने वाली बीजेपी को 60 सीट में 2 सीट पर जीत मिला। संगमा जान बचाने के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल कर लेती है और संगमा पाक साफ हो जाते हैं। संगमा ही नहीं, कर्नाटक का वो विधायक जिनके यहाँ 8 करोड़ पकड़ा गया वो भी पाक साफ है। जब चुनाव पंजाब में होता है तो फिर उस चुनाव में ये चन्नी पर छापा मारते हैं। जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो अखिलेश पर छापा मारते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव वहीं वहीं ईडी सीबीआई। अब बिहार में इनका हालत ख़राब है तो ये तेजस्वी पे छापा मारते हैं। इनका हालत जहाँ ख़राब हुआ छापा वहीं शुरू हुआ। महाराष्ट्र में छापा से क्या हुआ, लोग उल्टे इनके विरोध में खड़े हो गए। महाराष्ट्र में राउत को गिरफ्तार किया गया और राउत बाहर आ गए।
आलम ये बना कि उद्धव के समर्थन में जनसैलाब उमड़ गया। तो क्या ईडी सीबीआई विपक्षी पार्टी को एकजुट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है? और दूसरे तरफ नितिन गडकरी योगी आदित्यनाथ को कृष्ण का अवतार बता देते हैं और योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक है वो योगी को प्रधानमंत्री मानते हैं, भावी प्रधानमंत्री। तो 2009 में आडवाणी को हराने में मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब मोदी को हराने जा रहे हैं? क्योंकि अगर मोदी जीत गया 24 में तो 29 में फिर अमित शाह का नंबर आ जाएगा। तो इतने दिनों तक योगी इंतजार क्यों करेंगे, क्यों हाथ मसलते रहेंगे? इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ यूपी में इस बार मोदी सरकार को हराने का काम करेगी। इस पर आप 16 आना यकीन कीजिए, यही होगा। तो यूपी में अगर आधी सीटें घट गई और महाराष्ट्र का 48 सीट में 42 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलने जा रहा है। बिहार में भी अगर 40 का 40 सीट महागठबंधन जीत ले तो इसमें शक मत कीजिएगा, झारखंड का भी स्थिति यही है। तो फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सबों के 160 सीट में अगर बीजेपी 100 सीट पर ठहर जाती है तो बाकी के 172 सीट आएंगे कहाँ से? कर्नाटक पहले ही हाथ से निकल चुका है और पश्चिम बंगाल में सुपरा साफ होने जा रहा है। अगर मोदी को सत्ता में बने रहना है तो 300 के पार चाहिए। 180 या 200 सीट अगर आता है, इस स्थिति में गठबंधन की राजनीति अगर होती है तो मोदी चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हिलती डुलती नाव में इन्होंने कभी सफ़र किया नहीं। और ना तो गडकरी को धमका पाएंगे, न राजनाथ को धमका पाएंगे, न शिवराज को धमका पाएंगे। तो सीट चाहिए तो 300 के पार चाहिए और नहीं तो 200 के नीचे चाहिए। मैं नहीं तो कोई और नहीं, यही है नरेंद्र मोदी का गेम प्लान। आगे जैसे जैसे हमें कुछ और भनक लगेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, प्रस्तुत करता रहूँगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।